चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो पार्ट, क्लास 12th। इसके इंट्रो पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो 10.3 में हम पढ़ेंगे केवल स्केलर या इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 2-3 मिनट के अंदर ये क्लियर कर दूं कि सर जब दो वेक्टर्स को ऐड किया था तो एक ही तरीका होता था, सबट्रैक्ट किया था तो भी एक तरीका होता था, लेकिन जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो एक तरीका का क्यों नहीं, दो तरीके कैसे आ गए? तो नॉर्मली बच्चे लोग जो पढ़े लिखे हैं कहते हैं, जो मतलब बेसिक जिनको पता है, कहते हैं कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं इसीलिए उनके दो प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे तो फिर ऐड करने के भी तरीके दो होने चाहिए थे, सबट्रैक्ट करने के भी तरीके दो होने चाहिए। तो आज ये सारी चीज़ों से पर्दा हटेगा। तो हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, ये जान लीजिए, होते हैं लेकिन कुछ स्पेशल केस में, बट हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। तो चलिए इसके जल्दी से 2 मिनट के अंदर, ये देखो केवल और केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं पूछा गया है एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, कभी नहीं। तो चलिए इसको बेसिक तरीके से मैं समझाता हूँ। हमारे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। वेइंग मशीन मतलब वजन नापने वाली मशीन, एक कंडीशन ये है। और एक और मैंने केस ऐसा ही लिया, एक बॉक्स हमारे पर रखा हुआ और वो वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, और एक और बॉक्स है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो कंपोनेंट्स कैसे पॉसिबल हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। पहले केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने इसको बॉक्स को ऊपर से प्रेस किया, दबाया ऊपर से, मतलब फोर्स लगाया। तो ये पक्की बात है कि उस केस में केवल निडल जो है, सुई जो है, ये दिखाएगी कि हाँ भाई वजन बड़ा है, तो इसमें मूवमेंट होगा। लेकिन मान लो सुई मूवमेंट हो गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन जो बॉक्स है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब ये जितना मैंने फोर्स लगाया वो डिवाइड नहीं हुआ है, वो सीधा फोर्स मुझे महसूस हो रहा है निडल के थ्रू कि हाँ भैया वजन बॉक्स पे लग रहा है और कहीं वजन नहीं जा रहा है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ, मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये बॉक्स मान लो थोड़ा बड़ा ले लिया, मैंने कहा बॉक्स मान लो ये छोटा बॉक्स है, ठीक है, और ये एक्सीलरेट हो गया इस डायरेक्शन में, मान लो जी ये यहाँ पर आ गया, मैंने फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। उस समय केवल और केवल जो ये बॉक्स था इसमें मूवमेंट हुआ, लेकिन जो निडल थी, जो सुई थी वेइंग मशीन की, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी फोर्स लगा है वो पूरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुआ है। लेकिन तीसरी कंडीशन, अगर किसी बंदे ने फोर्स इस टाइप का लगाया स्लांटली, मतलब आप इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से, तो उस केस में क्या हुआ, ये बॉक्स भी में एक्सीलरेट होके बॉक्स यहाँ पर आ गया और सुई में भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ, सुई लगभग यहाँ पर आ गई। मतलब क्या हुआ, मैंने जो फोर्स लगाया था, इस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर समझता हूँ फोर्स को, और इस डायरेक्शन में लगाया तो बॉक्स तो इस डायरेक्शन में मैं नहीं गया, बॉक्स गया मेरा इस डायरेक्शन में, और एक मेरा फोर्स नीचे लगा। मुझे कैसे पता लगा नीचे लगा? क्योंकि सुई जो थी, निडल जो थी वेइंग मशीन की, वो थोड़ी सी उठी, मतलब फोर्स नीचे भी लगा है। तो हमारे इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन ये फोर्स अब दो पार्ट्स में टूट गया, मतलब अब ये फोर्स खुद में कुछ नहीं रहा, खुद ये खत्म हो गया, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं कि एक जो हमारा वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हर वेक्टर के नहीं। जो वेक्टर यहाँ था इसके दो पार्ट नहीं हुए, इसके दो पार्ट हुए, एक स्पेशल केस में इसके दो पार्ट हो गए। तो एक वेक्टर जो ये हमारे पास मान लो ए वेक्टर था, मान लो ए फोर्स था, कुछ भी कर लो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपसे मैंने बोला कि भाई इसका मल्टीप्लाई करना है, एक बी वेक्टर है इसके साथ, लेकिन अब ये ए वेक्टर तो कुछ है ही नहीं, ये तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इन दोनों पार्ट्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए एक को हम कहते हैं डॉट, एक को हम कहते हैं क्रॉस। इसलिए प्रोडक्ट के दो तरीके होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इस केस में आपको दिखा दिया। तो लेकिन जो स्पेशल केस है कि वेक्टर दो पार्ट्स में टूटता है, तो इसीलिए दो प्रोडक्ट होते हैं, एक का नाम दिया डॉट, एक का नाम दिया क्रॉस। अभी कैसे आगे पढ़ेंगे एक एक करके, डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग आएंगे, बट ये समझ लो कि दो क्यों होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे। चलिए अब दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे।
एक वेक्टर हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक बी वेक्टर है और इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट का नाम एक और स्केलर है। क्यों इसको स्केलर बोलते हैं? इसका जो आंसर आता है वो खुद में एक मैग्नीट्यूड आता है, एक न्यूमेरिक नंबर आता है जिसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर इंटू मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा। अब सर ये डॉट और क्रॉस क्यों है? ये इनके दो नाम है ना, मैंने बता दी दो क्यों होते हैं, एक का नाम डॉट दे दिया, एक का नाम क्रॉस दे दिया। अब इसमें डाउट मत करना यार कि उसका नाम डॉट क्यों दे दिया, उसका नाम क्रॉस क्यों दे दिया। अब ये कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हारा नाम अगर आकाश है तो आकाश क्यों है, अगर प्यारेलाल होता तो तुम प्यारेलाल कहते। ये कोई लॉजिक नहीं है कि सर इसको ही डॉट क्यों। ठीक है, जो लॉजिकल चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि पहले तो चलो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ एक्चुअली में ये हमारे पास कहाँ से आया। ठीक है, बट आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते थे 2 into 3 बिल्कुल पढ़ते थे, तो इनटू को वहाँ क्रॉस बोलते थे, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में गए तो इसी को हम बोलने लगे 2 into 3 डॉट करके। क्या बात आई समझ में? उसी से रिलेट करने की कोशिश करो यार, उसी से रिलेट करने की। ठीक है, तो चलिए जी आ जाइए, अब इसका प्रूफ देखते हैं जल्दी इस कहाँ से आया ए डॉट बी। तो क्या किया उन्होंने, एक वेक्टर ए है, हमने क्या किया ए वेक्टर के जो टॉप थे यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है जी। अब ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए, तो इसका नाम ओ ए और यहाँ मैंने दे दिया बी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा जी इसका ओ बी डिस्टेंस होगा, ओ बी वेक्टर का मॉडुलस क्या दो अपॉन हाइपोटेन्यूज का ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ओ बी वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट कॉस थीटा। क्लियर है सर? तो ये जो निकल के आया ये हमारे पास ए वेक्टर का एक कंपोनेंट निकल गया है। साइन थीटा लेंगे तो दूसरा कंपोनेंट निकल के आता है, तो साइन थीटा हम लोग पढ़ेंगे 10.4 में। तो एक कंपोनेंट निकल के आया हमारे पास मॉडुलस ए कॉस थीटा ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? बी वेक्टर के साथ। तो एक कंपोनेंट निकल के आया ये, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? बी वेक्टर के साथ। तो ए डॉट बी क्या हो गया? ये एक कंपोनेंट है और इसका मल्टीप्लाई डियर किसके साथ होगा? बी वेक्टर के साथ। तो क्या मैं इसको पास लिख सकता हूं कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला का हमने क्या किया? प्रूफ कर लिया। और एक साइन थीटा लेके एक वेक्टर आएगा जो इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो अब 10.4 अच्छे से डिस्कस करेंगे, बेसिक सा समझो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? अब एक बात बताइए, अगर कुछ केस में बनाऊँ यहाँ से आपके लिए, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है और जीरो वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? जीरो, तो ये चीज़ पूरी जीरो हो जाएगी। इस केस में ए डॉट बी क्या आएगा जी? जीरो आएगा। ठीक है, या फिर बी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो ऐसे केस में ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो। या फिर अगर थीटा 90 है, मतलब इनके बीच एंगल 90 है, तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो भी ए डॉट बी क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां से अभी क्या हम लोग समझेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी वेक्टर दोनों ही जीरो वेक्टर नहीं है, फिर प्रूफ करो कि वो आपस में परपेंडिकुलर, मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो पक्की बात है उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। अगर ये दोनों ही दोनों वेक्टर 180 मतलब पाई का एंगल बनाते हैं तो ए डॉट बी कितना होगा? देखो कॉस 180 यहाँ पे रखेंगे, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यह आएगा माइनस का ए बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो थीटा होता है ना, यहाँ जो थीटा होता है वो पाई और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, इस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा, अब कोई आपसे बोले आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है?
जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, के कैप डॉट के कैप क्या होता है। इसका आंसर देखेंगे। कोई आप सोचिए आई डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप क्या होता है, के कैप डॉट आई कैप क्या होता है। इसकी हम लोग कंडीशन देखते हैं। अब एक बात सुनो, ये आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप एक हमारा यूनिट वेक्टर है और दो वेक्टर है, एक ये और इनके बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन दो वेक्टर आई और आई, कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है डियर, 1 होती है। तो इनके हर केस में आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं इसका प्रूफ आपको करके दिखाऊं तो देखो, आई डॉट आई, इसको ए वेक्टर कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको बी वेक्टर कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ये यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस 1, दूसरे का भी 1 और कॉस 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है। और अगर सेम नहीं है, आई कैप डॉट जे है या जे कैप डॉट के है, इन सब के बीच में एंगल क्या होता है, 90, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये तीनों वेक्टर होते हैं आई जे के, ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनके बीच एंगल 90 और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो इनका आंसर क्या आएगा, 0। अब यार ये मत समझना कि सर ये आई कैप एक्चुअली में क्या है, मैंने बहुत ही डीप में जाकर इनका प्रूफ तक बताया कंपोनेंट्स फॉर्म में। आई कैप क्या होता है, एक यूनिट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये अच्छा, कुछ इसकी कंडीशंस है इनके फॉर्मूले की, देखो जरा क्या है कि अगर ए डॉट बी है और बी डॉट ये आपस में क्या होते हैं डियर, बराबर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम छोटी क्लास से पढ़ते हैं, 8th क्लास से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव वो क्या होती है, वो ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एक स्केलर प्रोडक्ट वाली होती है, वो क्या कहती है प्रॉपर्टी, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको देखो, इसको मैं कैसे कैसे ले, लैम्डा को एक स्केलर क्वांटिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके साथ, या फिर मैं इसको बोल दूँ ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा को किसी के साथ कर दो, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, और इसके और भी हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर पे आएंगे धीरे धीरे, बट बेसिक ये है, इसका कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है आप लोगों को, होना नहीं चाहिए यार, देखो चलो इसको। अब देखिए अगला टॉपिक है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, या क्या किसी वेक्टर पे, या एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है। लाइन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे, और जैसा एनसीईआरटी में दिया भी गया, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पहले प्रोजेक्शन का मीनिंग देखो क्या होता है। अब देखिए जरा, एक ये लाइन है, ठीक है, दोनों तरफ जाएगी ये तो, और एक वेक्टर हमारे पास ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, इसको मैं सपोज मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसके साथ ज्वाइन कराता हूँ ए वेक्टर। कह रहे हैं इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप ऊपर से टॉर्च मारिए तो कितने इस, अब ये पक्की बात है, अगर ये वेक्टर है, ऊपर से आप टॉर्च मारेंगे तो इसके नीचे अंधेरा तो रहेगा, यस। और अगर ये मान लो पूरे रूम में, अब मैंने कहा मान लो ये मार्कर है इस टाइप के, आप ऊपर टॉर्च मारो तो क्या इसके नीचे टॉर्च की रोशनी जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, अंधेरा रहेगा। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ यहाँ से, तो इसका जो, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा, तो वो जो एंगल ये थीटा है, ये एक्यूट है, मतलब 90 और 0 के बीच में। अगर ये वेक्टर मैं शिफ्ट करके मैं वेक्टर यहाँ लेके आ जाऊँ, ये ए वेक्टर यहाँ पर लेके आ जाऊँ, जैसे एनसीईआरटी बताया गया, अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, टॉर्च मारिए इस तरीके से, ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब मैं इसको मूव करके मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो अब एंगल ये हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, यस और नो, 180 ज़्यादा। अब प्रोजेक्शन क्या होगा, नीचे से टॉर्च मारो तो ये ये केवल एनसीईआरटी में समझाया गया है, लेकिन जो नॉलेज वाली बात है, नंबर वाली बात है, उसको देखो अच्छे, तो प्रूफ बाकायदा बता देंगे इसका, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। तो हमसे कह रही है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर,
ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस पर है उसका यूनिट वेक्टर। ये आंसर हो गया, बट हम ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, हम प्रूफ करेंगे इसका, और बाकायदा बढ़िया तरीके से आप समझना। तो इसका प्रूफ देखो कहाँ से आया। मैंने क्या किया, यहाँ से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पक्की बात है इनके बीच में एंगल थीटा होगा, ये नाम दे दिया मैंने ए ओ और ये बी। ठीक है सर। अगर मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना ना तो मुझे ये चीज़ फाइंड करनी, ये चीज़। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर। तो कॉस थीटा आता है बेस कितना है जी, ओ बी वेक्टर का मॉडुलस। अगर मैं इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि डायरेक्शन दिखा दिया, मैग्नीट्यूड ओ बी है, डायरेक्शन दिखा दिया। चलिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर का मॉडुलस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया इंटू कॉस थीटा। लेकिन आएगा क्या आंसर, तो ये आएगा, क्योंकि ए वेक्टर का ये क्या निकल के आया, प्रोजेक्शन, मतलब उसका डिस्टेंस। अगर मैं टॉर्च मारूंगा तो कितने डिस्टेंस पर अंधेरा रहेगा, तो वो आंसर आ गया ओ बी वेक्टर। बट फॉर्मूला तो हमने ये प्रूफ किया, लेकिन है क्या ये कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी का हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये सब क्या आएंगे, डिवाइड में आएंगे। तो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो चल यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो ए वेक्टर कॉस थीटा की क्या है, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, ये कैंसिल हो गया। अब देखना अच्छा भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं इसके मॉडुलस से, क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं हो गया, तो ए वेक्टर और इसका क्या हो गया जी, यूनिट वेक्टर। तो ये निकल के आ गया इसका प्रूफ। पक्की बात है सर। तो ये हमने क्या निकाल दिया, प्रोजेक्शन किसका, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का। हमने क्या चीज़ निकाल दी भैया, प्रोजेक्शन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। अब कहने को मैं एक्स्ट्रा बताने के लिए एक चीज़ और बता दूं कि अभी हमने मॉडुलस फाइंड किया है, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड किया, ओ बी का मॉडुलस। अगर वो आपसे पूछे कि ओ बी वेक्टर ही फाइंड कर दो, क्या कर दो, ओ बी वेक्टर ही फाइंड कर दो। एक बात सुनो, ओ बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, हमने निकाल लिया ओ बी वेक्टर का मॉडल। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, तो देखो ये किस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन जब भी निकालते हैं उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं डियर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा आ गया ओ बी वेक्टर निकल के। क्लियर है जी। अच्छा एक बेसिक सी बात आपसे पूछे, बेसिक सी बात कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है बी वेक्टर पे, ठीक है सर। लेकिन ए और बी के बीच में अगर मैं लिखूं, ए और बी के बीच में एंगल दिया गया 90, तो आंसर क्या आएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता फिर भी आंसर बता देंगे, क्या, बी वेक्टर ये रहा हमारे पास और ए वेक्टर हमारे पास ये रहा। भैया प्रोजेक्शन ऊपर से टॉर्च मारो अंधेरा तो कहीं होगा नहीं, मतलब 0। और वैसे भी यहाँ रखो cos 90 क्या होता है 0। तो अगर थीटा 90 है तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा डियर, 0 हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा।